Hello aspirants and welcome back to RAS only. So आज we will be learning about the perfect strategy जो आपकी रहनी चाहिए अपने मेंस के लिए. ठीक है, मेंस के अंदर अगर आप 400 या 450 पार जाते हो तो डेफिनेटली आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप रैंकर भी हो सकते हो. जो ट्रेंड हम अभी देखते हुए आ रहे हैं, इस बार की मेंस की कट ऑफ गई थी 262, लेकिन बच्चे 250 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो लोग जो कि आप लोग नहीं करोगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो. सो ये जो ये वीडियो है ये आपके लिए मेंस के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकती है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे कि वाई 450, क्यों हमें 400 प्लस चाहिए मेंस के अंदर. सो द बेसिक रीजन वाई डू वी नीड 450. 400 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो. ठीक है, कि आप मेरिट के एकदम करीब आ जाते हो. क्लियरिंग एग्जाम इज वन थिंग, गेटिंग इनटू मेरिट इज द अदर. तो आप अगर 400 प्लस आपका स्कोर रहता है तो यू कम इनटू दैट सेफ जोन. ठीक है, आपके 4 पेपर्स होते हैं मेंस के. 4 पेपर्स होते हैं, हर एक के पेपर कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का. उनको अगर हम टोटल करते हैं तो इट बिकम्स 800 मार्क्स. ओके, एंड 800 का 400 लाना इज नॉट अ बिग डील. We are asking only for 50%. Okay, so ये आप समझ गए कि आपकी जो एंट्री इंटरव्यू स्टेज के अंदर वो डिटरमाइन करता है क्या? ये 400 प्लस मार्क्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ स्ट्रक कर जाते हैं? वो स्ट्रक कर जाते हैं 200, 250, मैक्सिमम 300. ठीक है, बट हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर इन मेंस, आप 400 के पार कैसे जा सकते हो वो हम आज जानेंगे. सो मूविंग ऑन, सबसे पहली चीज कि आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा. शिफ्ट करना पड़ेगा किससे? क्वांटिटी से. ठीक है, हम देखते हैं कि हम बहुत बड़ा आंसर लिख देंगे, लेकिन क्या वो वर्थी है कि हम ये इतनी सारी रिसोर्सेज से पढ़ेंगे और फिर हम अपना आंसर लिखेंगे? सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको लिखनी ही नहीं है. आपको मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है आरपीएससी की वो है 100 वर्ड्स. तो आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हम हमारी उस वास्ट नॉलेज को प्रिसाइज करके 100 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूरी राम कहानी नहीं पूछ रहा है. आपसे एग्जामिनर चाहता है कि भाई जो मैंने सवाल पूछा है उसका तुम मुझे क्लियर कट आंसर दो. ठीक है, सो वी हैव टू स्विच फ्रॉम क्वालिटी टू क्वांटिटी और क्वांटिटी टू क्वालिटी. बताओ. सो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी. क्वालिटी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है. हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और राजस्थान ओरिएंटेड होना चाहिए. क्लियर मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है हम उस डिमांड को हमें सेटिस्फाई करना है अपने आंसर के अंदर. हमें इधर उधर की चीजें नहीं लिखना है, हमें स्टिक करना है हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि जो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी का जवाब देना है. ठीक है, उसके अलावा हमारा क्वेश्चन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि हम एक लाइन लिख रहे हैं और उसके बिल्कुल बिना किसी रेलेवेंस के हम दूसरा उसका पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं. नहीं, वी शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड आंसर. ठीक है, कि अगर हमने कुछ चीज एंड करी है वहां पे तो उसके रेलेवेंस से ही हमें नेक्स्ट चीज स्टार्ट करनी है. ठीक है, हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उस आंसर की बॉडी लिखनी है और फिर हमें क्या लिखना है? उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है. ठीक है, उसके अलावा योर आंसर्स मस्ट बी राजस्थान ओरिएंटेड. क्यों? क्योंकि हम आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स डालते हैं जो आपके राजस्थान से रिलेटेड हैं तो वो क्या बताएगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे को अपनी स्टेट की अच्छी जानकारी है और बच्चा अपनी स्टेट से जुड़ा हुआ है. तो अगर हम इसको मौका देते हैं अपनी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बनने का, सो ही कैन डू गुड फॉर द स्टेट. ओके, सो दैट इज द परसेप्शन व्हिच एग्जामिनर मेक्स फ्रॉम रीडिंग योर कॉपीज कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के बच्चे हो. ठीक है, थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है हमें. ठीक है, अगर आप फोकस्ड राइटिंग करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. कि ये नहीं अगर हमको कोई एक टॉपिक दे दिया तो हम 10 जगह से उसके लिए चीजें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें. हमें एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, हमें सारी चीजों को कवर नहीं करना है. हमें क्वेश्चन के हिसाब से अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको बहुत ज्यादा फोकस्ड रखना है. ठीक है,
आपके जो आंसर राइटिंग है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ये, देयर मस्ट बी एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत क्रिस्प चीज होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप पूरी कहानी नहीं बताते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलेंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आपका नाम बताओगे, वेयर डू यू बिलोंग टू, यू विल टेल आप कितने साल के हो ये बताओगे। ये थोड़ी ना बताओगे कि मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, फिर मैं ऐसे बड़ा हुआ, फिर मैं स्कूल में गया, फिर मैं इस कॉलेज में गया, फिर मैं इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, फिर मैंने ये किया वो किया, इतना सारा थोड़ी ना बताओगे। आप अपने बारे में एक ब्रीफ जानकारी दोगे, वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप ये हो, ठीक है, आपका नाम ये है, आप इतने साल के हो, आप यहाँ रहते हो, एक ब्रीफ आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसी तरीके से हमें अपना क्या लिखना है, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, काफी ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। ब्रीफ और क्रिस्प मतलब 3 to 4 लाइन्स आर मैक्सिमम, 3 to 4 लाइन्स आर मैक्सिमम इन योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन कम्स योर बॉडी। बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे, बॉडी के अंदर यू विल बी राइटिंग व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू, ठीक है, कि क्वेश्चन सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ लिखोगे, आपकी बॉडी के अंदर लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर, तो आप उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखोगे, यू विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है, अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। जैसे अभी क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर, गवर्नर की पावर से रिलेटेड, द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म, तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर गवर्नर का रोल क्या है। उसमें 2 आर्टिकल्स भी दिए थे, 200 और 201, तो आप उनको भी बताओगे थोड़ा थोड़ा सा, दैट आर्टिकल 200 and 201 डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर टू गिव एसेंट टू द बिल्स, राइट। तो आप एकदम शॉर्ट क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर उस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करोगे, ठीक है। देन कम्स योर कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि एग्जामिनर आपका क्या परसेप्शन बना रहा है। अगर आपका कंक्लूजन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा तो एग्जामिनर विल बी लाइक कि ये बच्चे को तो कुछ बुराई नहीं दिख रही है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा सो एग्जामिनर विल बी लाइक कि ये तो बहुत ज्यादा क्या है, पेसिमिस्ट है। लेकिन अगर आपका कंक्लूजन जो है वो मिडिल पाथ को फॉलो करेगा, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगा, so examiner will make a perception of you that yes, this person is eligible to be an administrator. Why? Because they have a balanced view. इनका व्यू एक तरफ के ऊपर रिक्लाइन नहीं कर रहा है, एक तरफ झुका हुआ नहीं है, इनका एक बैलेंस्ड व्यू है, ठीक है। सो योर कंक्लूजन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन योर आंसर राइटिंग। सो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने आंसर्स के अंदर, अपने आंसर्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। All right, then you have to use what headings, ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स। क्या होता है, एग्जामिनर जैसे ही कॉपी देखता है वो देखेगा कि इस कॉपी के अंदर एक पर्टिकुलर पेज के अंदर बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा शैबी लग रहा है वो, तो पहली बात तो एग्जामिनर का मन ही नहीं करेगा उस कॉपी को चेक करने का, और अगर वो चेक कर भी देगा तो वो बहुत मिनिमल से मार्क्स देगा। बट इफ द कॉपी लुक्स लाइक प्रॉपर हेडिंग डली हुई है, वहां पर प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखे हुए हैं आंसर्स, सो एग्जामिनर क्या होगा, पहले देखते ही खुश हो जाएगा दैट या द कॉपी इज वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ होता है, अगर हमारी लाइफ में सब चीजें प्रॉपरली प्लान स्ट्रक्चर्ड है तो लाइफ अच्छे से चलेगी, अगर कुछ भी प्लान स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, आप भटक जाओगे रास्ते से, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, आपको अपने आंसर की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। लिख रहे हैं हम, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डाली है उसके अंदर, लेकिन अगर वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं है तो फिर आपकी जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या पॉइंट व्यू बनेगा, आपका क्या पर्सपेक्टिव बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, तो वो एक अच्छा मैसेज देगा एग्जामिनर को एंड ही विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट, ओके। देन कम्स एड मैप्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। देखा होगा आपने, सब लोग इस चीज की बात करते हैं लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे ऐड करना है, और ये पता कैसे चलेगा जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका आंसर जो है वो माइंड मैप्स यूज कर रहा है, फ्लो चार्ट्स यूज कर रहा है, डायग्राम्स यूज कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा इमेज बनाएगा आपकी एग्जामिनर के सामने, ठीक है। 2 कॉपीज का एग्जाम्पल लेते हैं अपन।
ये 2 कॉपीज हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे ने बहुत सारा आंसर लिख दिया, बहुत सारा लिख दिया उसने। जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं है। वेयर एज ये दूसरा बच्चा है, ये ए स्टूडेंट है और ये बी स्टूडेंट है, ठीक है। बी स्टूडेंट का क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे, बी स्टूडेंट ने एक बॉक्स के अंदर अपना राजस्थान का मैप बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया। अब अगर आप एग्जामिनर हो तो आप ए स्टूडेंट की कॉपी को देखना ज्यादा पसंद करोगे या बी स्टूडेंट की कॉपी को? ऑब्वियसली बी स्टूडेंट की कॉपी को। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या आप जो अपने घर पे टी शर्ट और जीन्स पहनते हो या कार्गो पहनते हो वो पहन के चले जाओगे? इंसान तो आप वही हो, ठीक है, जवाब भी आप वैसे ही दोगे, लेकिन क्या आप वो पहन के जा सकते हो? नहीं ना, आपको प्रॉपर एक जो सूट होता है वो पहन के जाना पड़ेगा, राइट। सो द सिमिलर वे, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन जरूरी है वैसे ही आपकी आंसर कॉपी की भी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर्स यू आर इंक्लूडिंग व्हाट, यू आर इंक्लूडिंग your diagrams, you are including your flow charts, you are including maps. So these things are very important. और आपका जो आंसर होता है वो एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंटेड होना चाहिए. इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल. वाई? बिकॉज इट विल फेच यू गुड मार्क्स. देन राजस्थान के एग्जाम्पल्स, अगेन आई टोल्ड यू दैट अगर आप राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम की अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका एग्जाम्पल जो है वो राजस्थान ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर अचीविंग गुड मार्क्स, ठीक है. वही आंसर, वही कंटेंट अगर आप प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग गुड मार्क्स. ओके, देन मूविंग ऑन. भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मैडम ने तो बता दिया कि भाई डायग्राम भी डालना है, मैप भी डालना है, ठीक है, फ्लो चार्ट भी बनाना है हमको और उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करना है. लेकिन मैं तो जब लिखने बैठी तो मैंने तो लिखते लिखते उसको सुंदर बनाने में इतना टाइम लगा दिया कि मेरे तो 4 आंसर्स छूट गए. 4 आंसर्स छूटे तो वैसे ही आप रेस से बाहर. यस और नो? सो ये चीज कैसे आएगी? डेली प्रैक्टिस से आएगी. ऑब्वियसली डेली आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 क्वेश्चंस की, ठीक है, 2 to 3 आंसर्स, प्रैक्टिस डेली. चाहे से आपको आंसर आता है नहीं आता, आपने जो पढ़ा है क्लास में या आपने जो भी पढ़ा है उस पूरे दिन में, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस लेकर बैठ जाओ, ठीक है, और लिखना शुरू करो. इफ यू विल नॉट स्टार्ट राइटिंग तो फिर आपको कभी भी इस चीज का पता चलेगा ही नहीं कि आंसर कैसे लिखते हैं. हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, इसका क्वेश्चन आएगा मैं लिख लूंगी यार, आराम से लिख लूंगी, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है. बट when you actually sit and when you write, so that becomes a very difficult task to write. तो जब तक आप लिखना शुरू नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा that how exactly an answer is written. So 2 to 3 questions, अरे 2 to 3 नहीं भी हो रहे हैं, आप 1 to 2 questions डेली अगर आप करते हैं, so with pre आप मेंस के लिए भी तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है. So do practice 2 to 3 questions daily. उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं? बच्चे प्रीलिम्स के पीछे पड़ जाते हैं और मेंस को भूल जाते हैं. मेंस उनको जब याद आता है जब उनका प्री क्लियर हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. आपको जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो साथ साथ के अंदर आपको जो है मेंस के मॉक टेस्ट भी देने चाहिए, ठीक है, और फुल लेंथ टेस्ट दो. क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको पूरा टेस्ट एक बार में लिखना है, पूरा एग्जाम एक ही बार में लिखना है, ठीक है. वो पार्ट्स के अंदर तो आएगा नहीं आपके पास में कि भाई अभी इतना पार्ट कर लिया अब 1 घंटे बाद इतना पार्ट करूंगा. नो. सो जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो बैठ के, ठीक है, मॉक टेस्ट जब देते हो तो आपको एक प्रेशर पता चलता है कि भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे ये सब चीजें लिखनी है. तो देन यू सी द रियल प्रेशर विच इज देयर व्हेन यू आर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप यूज टू हो जाओ उस एक जो प्रेशर होता है आपके पास टाइम का जो बैरियर है उससे यूज टू हो जाओ आप, और आपकी स्पीड जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बन जाए. ऑलराइट, देन नो ब्लैंक आंसर्स. कोई भी आंसर हमें छोड़ना नहीं है. मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखी, उन्होंने जेंडर बजटिंग आया जब पिछले से पिछली बार तो उन्होंने कॉपीज में उसको खाली छोड़ दिया. बट क्यों?
एक बहुत ही जनरल चीज है, बहुत ही आप लोगों ने न्यूज में पढ़ी होगी, ठीक है। आपको जो भी उसके बारे में आता है आप लिखो ना यार। अगर आपने वो चीज ब्लैंक छोड़ दी तो वैसे ही आपके तो मार्क्स गए। अगर आप उसमें कुछ लिखोगे तो एटलीस्ट ये तो संभावना है कि आपके कुछ तो मार्क्स आएंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखो, कोई भी आंसर कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज टू द एग्जामिनर। भले ही आपको नहीं आता है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर आप लिखो, ठीक है, कभी भी आंसर्स को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एंड द लास्ट इज इम्प्रूव योर स्पीड एंड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप कीड़े मकोड़े डॉक्टर की हैंड राइटिंग में लिख कर आओगे, दैट विल नॉट वर्क, ओके। एक अगर क्लियर हैंड राइटिंग का आंसर होता है तो एग्जामिनर को खुशी होती है उसको चेक करने में, और वो इजीली चेक कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ही जो अनडिसाइफरेबल हैंड राइटिंग है कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो एग्जामिनर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली आपको कम मार्क्स देगा, ठीक है। सो आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है और एक स्पीड के ऊपर। और ये कैसे होगा? व्हेन यू विल बी राइटिंग 1 to 2 आंसर्स डेली। सो द प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। अगर आपने आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ये वीडियो देखने के बाद भी, सो दैट वुड बी अ विन फॉर मी। व्हाई? बिकॉज मेरे कहने से अगर आपने वो चीज स्टार्ट करी है और अगर आपको उससे सक्सेस मिलता है, सो दैट इज समथिंग विच वी आर हियर एस्पायरिंग फॉर, ओके। उसके अलावा अब ये तो हो गई जनरल बात जो हमने इतनी देर तक करी कि भाई हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, ये तो हो गई जनरल बात। अब एक जनरल आंसर कॉपी में आप ऐड कैसे करोगे वैल्यू? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि आप और बच्चों से अलग कैसे स्टैंड करोगे, दैट इज योर वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पता है क्या होते हैं? किसी भी आंसर के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आओगे ना, तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि भाई इस बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज है, ठीक है। उनको अगर आप अंडरलाइन करोगे तो वो एग्जामिनर जैसे आपकी कॉपी खोलेगा उसको सबसे पहले वो अंडरलाइन कीवर्ड्स दिखेंगे और वो वही खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इसको नॉलेज है। फिर वो शायद वो आपका आंसर आगे रीड भी ना करे, वो इन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको आंसर मार्क्स दे दे पूरे, ठीक है। सो आपको अपने कीवर्ड्स को जो है क्या करना है? अंडरलाइन करना है, जिन वर्ड्स के ऊपर आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनर की नजर पड़े सबसे पहले, ठीक है। देन एड फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज। अब गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटीज सेटअप करती है अलग अलग पोर्टफोलियोज के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो उन कमिटीज की रिपोर्ट को अगर आप ऐड करते हो अपने आंसर्स में, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं उनको अगर आप हमारे आंसर्स में ऐड करते हो, सो दीज थिंग्स फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है। एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे को नॉलेज है और वो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। देन बैलेंस्ड कंक्लूजन होनी चाहिए आपकी। बैलेंस्ड मैंने भी आपको समझाया कि ना तो ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए ना ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, एक बीच का पाथ हमें अपनाना है, ठीक है। और आर कंक्लूजन शुड बी वेरी मच बैलेंस्ड। उसके अंदर आप कंक्लूजन में SDGs का हवाला दे सकते हो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हवाला दे सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान ओरिएंटेड कंक्लूजन अगर आप लिखते हो, so that is something which will be more appreciated and which will fetch you more marks, ठीक है। so these are the value additions which you can do in your answers to fetch good marks, all right। now ये सारी बातें हो गई हमारी कि भाई 400 प्लस नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स कर देते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है, बच्चे सोचते हैं कि राजस्थान RPSC का पेपर है, हम UPSC स्टाइल में लिख देते हैं बहुत जनरल आंसर्स। हमें जनरल नहीं लिखना है, ठीक है, हमें स्पेसिफिक लिखना है और राजस्थान स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। चाहे से आपके इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हो, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन हो, आप उसमें अगर इंक्लूड कर सकते हो राजस्थान स्पेसिफिक चीजें तो आप करो उसमें, ठीक है। कोई भी जनरल टॉपिक है उसके अंदर आप राजस्थान के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो। तो हमें जेनेरिक आंसर नहीं लिखना है UPSC स्टाइल का, हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आंसर लिखना है क्योंकि ये किसका एग्जाम है? RPSC का एग्जाम है, ठीक है। देन व्हाट इज द सेकंड मिस्टेक? इंग्लिश और हिंदी का पेपर।
आपका जो फोर्थ पेपर होता है वो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्थ पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का है और वो है लैंग्वेज का पेपर। अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर ये नहीं होता है कि बच्चे को हम कम मार्क्स दे दें, ना ना ना, वहां पर अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। एंड 200 मार्क्स मैटर अ लॉट। ओके, यहाँ पर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं या इसके अंदर कम तैयारी करते हैं और उनकी फिर वो 400 के पास, क्या वो 300 के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इग्नोर नहीं करनी है। इंग्लिश एंड हिंदी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश और हिंदी है मेंस के अंदर। 200 मार्क्स मैटर्स अ लॉट इन योर मेंस एंड दीज टू पेपर्स कैन ऑल्सो डिसाइड योर मेरिट। तो इनको हमें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? रिवीजन नहीं करते हैं। मैम मेरे को तो बहुत जोर आता है रिवीजन करने में, पढ़ तो लिया एक बार मैंने, अब मेरे को तो मैं भूलती नहीं हूँ। लेकिन आपका दिमाग जो है, अगर वो किसी भी चीज को 7 डेज से ज्यादा रिविजिट नहीं कर रहा है तो वो उस चीज को भूल जाएगा। ठीक है, अदर देन अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस इंसान हो आपकी लाइफ में, उसको नहीं भूलेगा। बाकी अगर वो कोई भी ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको 7 दिन तक रिविजिट नहीं कर रहा है तो वो उस चीज को भूल जाएगा। तो आपको रिविजन स्किप नहीं करने हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, योर रेगुलर रिविजन विल ओनली कीप यू फॉरवर्ड इन द लाइन ऑफ मेन्स। ठीक है, देन कम्स योर नो राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे मैंने बोला मैम मुझे तो सब आता है, इस टॉपिक में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उस दिमाग में जो चीज है उसको पेपर पे उतारना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। ठीक है, और सब लोग आर्टिस्ट नहीं है। तो आर्टिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कैसे होगी वो प्रैक्टिस? दिन में 2 से 3 क्वेश्चन उठाओ और लिखो। आता है नहीं आता है दैट डज नॉट मैटर, just pick it up and write. Until and unless you will hold that pen and start writing, you will not know that where you stand. आप कहाँ lie करते हो। ठीक है, so these are the common things. और अब हम बात करेंगे आखिरी के 2 मंथ की स्ट्रैटेजी की। ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, अब आपका मेंस का एग्जाम है। कैसे, किस तरीके से करना है हमें? सबसे पहले रिवाइज करना है आपको अपना सिलेबस और नोट्स और सिलेबस को आप रिवाइज करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में रिटेन होगी। 2 से 3 रिवीजन आर मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, सो दैट आपके लिए वो रिवीजन बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे नोट्स बनाएंगे कि आपको याद रहेगा कि भाई इस पेज के ऊपर यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। इस तरीके के नोट्स बनाएंगे हम, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आपको अपनी रिवीजन करना है सिलेबस का और नोट्स का 2 से 3 बार। ठीक है, क्योंकि आंसर में क्या लिखोगे? इन्फॉर्मेशन ही तो लिखोगे जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। सो रिवीजन उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। देन डेली टाइम्ड आंसर। क्या है यहाँ पर कीवर्ड? टाइम्ड। आपको ऐसा नहीं है कि हम आंसर लिखने बैठ गए 1 घंटे तक एक ही आंसर लिख रहे हैं। नो, वी डू नॉट हैव टू डू दैट। हमें टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, कि हमें 2 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चंस लिखने हैं तो लिखने ही है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देने अपने आप को। उससे क्या होगा? आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको पता चलेगा कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। ठीक है, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये आपके बहुत बड़े दोस्त हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपने बहुत ऑनेस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए किसी एग्जाम के, ज्यादा नहीं, पास 10 ईयर्स के भी अगर कर लिए, सो यू आर गुड टू गो फॉर एनी एग्जाम। आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इनको उठा के सॉल्व कर दो सबको। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। देन कम्स योर कीप अ राजस्थान फैक्ट शीट रेडी। दिस इज व्हाट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। आपके पास में अपने नोट्स के अंदर एक फैक्ट शीट होनी चाहिए राजस्थान की। ठीक है, जिसको आपने उठाया, पॉलिटी की फैक्ट शीट है ये राजस्थान की, फटाफट से पढ़ा, खत्म। वो फैक्ट शीट A4 साइज के 2-3 पेपर्स होंगे बस, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और फैक्ट शीट आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनानी है, जनरल टॉपिक्स की बनानी है, राजस्थान स्पेसिफिक।
क्या स्कीम्स लेकर आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है, एनुअल जो सर्वे है इकोनॉमिक उसमें क्या कह रही है गवर्नमेंट, तो आपके पास में वो फैक्ट शीट रेडी होनी चाहिए, सो दैट आप वो फैक्ट्स डायरेक्टली उठा के और अपने आंसर्स के अंदर चिपका सको। और आंसर में अगर राजस्थान स्पेसिफिक फैक्ट्स लगाओगे तो क्या मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। So this was all your things for how you can score 400 plus marks in your mains. I hope आप लोगों को ये सारी tips समझ में आई होंगी, and I want you people to inculcate these tips in your daily routine. ठीक है, एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट इस वीक में कवर करना है, कैसे मैं रिविजन करूंगा, कैसे मैं आंसर राइटिंग करूंगा, उसका इवेल्युएशन कैसे करवाऊंगा, ये सब चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर इसके लिए मेंटोरशिप चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी पूछनी है, तो आप एनी टाइम यू कैन विजिट आवर सेंटर RS ओनली, ठीक है, आप कभी भी आ सकते हो। आपको इसके लिए कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, आप आओ फ्री में, आपको हम 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन देंगे, ठीक है। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर RAS जर्नी, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग हेयर ऑन क्वांटिटी, वी आर फोकसिंग हेयर ऑन क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको फोकस करना है अपने आंसर राइटिंग के अंदर। So this was all my time. I hope this video will be beneficial to you people, and all the very best for your preparation. Thank you so much.